हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आईआईटी यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पर प्रश्न लेके आया हूँ। वीडियो जो है साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका यहाँ से जो प्रश्न है एग्जाम में बनते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखने को मिलेगा विगत परीक्षाओं में आप देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न खूब बनते हैं साथियों। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे संयोजन के सिद्धांत। क्या देखेंगे? संयोजन के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, माध्यम तथा तकनीक और ग्राफिक कला। तो ये सब पॉइंट इसमें इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तकनीक से, ग्राफिक कला से, परिप्रेक्ष्य से, संयोजन के सिद्धांत तथा माध्यम से। तो क्वेश्चन जो होंगे साथियों तो इसमें 77 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? तो 77 क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे। इसका एक वीडियो और आपको मिलेगा जिसमें और ही लगभग इतने ही क्वेश्चन और आपको दिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए व्यूअर्स हैं जरूर को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। चलते हैं तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है साथियों। निम्न में से किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो जान लीजिए। निम्न में से किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व? तो परिप्रेक्ष्य सिद्धांत किसका? महत्व दूरी और निकटता का, प्रकाश और रंग का, विलीमान बिंदु और क्षितिज रेखा का, या उपरोक्त सभी का। तो क्या राइट आंसर बनेगा यहाँ पे साथियों? देखिए परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में किसका महत्व है? तो यहाँ पे जो महत्व होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। दूरी, निकटता, प्रकाश और रंग, विलीमान बिंदु और क्षितिज रेखा का। तो चारों यहाँ पे जो है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो आपका घ आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। एक महान अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। वैवी परिप्रेक्ष्य है, रैखिक परिप्रेक्ष्य है, साधारण परिप्रेक्ष्य है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कह रहे एक मकान का जो अंकन है वो कैसा है, कैसा परिप्रेक्ष्य होता है उसका। तो देखिए कैसा होता है। तो ये चारों में से जो होता है तो रेखीय परिप्रेक्ष्य में मकान बनते हैं। तो सबसे पहले आपको रेखा द्वारा डिजाइन करना होगा। फिर यहाँ कमरा, फिर यहाँ कमरा, हर चीज़ में आपका रेखा का ही प्रयोग करना होगा, चाहे जितना आप मकान बनाएं, चाहे जितने कमरे का। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? चित्र में जो दृष्टिगत भार है इस संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? संतुलन से, अनुपात से, संयोग से, या सामंजस्य से। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने क्वेश्चन है साथ ही यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को लगाना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक गलत होते हैं साथियों ने। तो दृष्टिगत में संयोजन के सिद्धांत तत्व से जुड़ा होता है तो संतुलन जुड़ा होता है। क्या होता है? संतुलन जुड़ा होता है। असंबद्ध शब्द बताइए। इसमें असंबद्ध देखिए क्या है, अलग है। रेखा है, अनुपात है, वर्ण है, मूर्त। तो इसमें से क्या अलग है ना? रेखा, रूप, वर्ण, अनुपात ये सब आप सुनेंगे ना। लेकिन आपका जो मूर्ति है ये इन चारों से क्या है? अलग है ना। ये तत्व रेखा के तत्व मांगे तो ये मूर्ति यहाँ पे अलग हो जाएगा। सदृश का अर्थ है, सदृश का क्या अर्थ है? समविष्ट, सहायता, चित्रांकित, आकृति में समानता। तो सदृश का अर्थ क्या होगा साथ में? सदृश का अर्थ होता है आकृति में समानता। त्रियामी ठोस कृतियां जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं या नीचे धंसी हैं क्या कहलाती हैं? कारक त्रियामी ठोस कृतियां हैं जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं और नीचे धंसी हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा? रियलिज्म, रिलीफ, रैम्फर्ट या रॉक। तो क्या कहा जाएगा साथियों? इन्हें त्रियामी ठोस कृतियां हैं जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं और नीचे धंसी हुई हैं, तो इन्हें रिलीफ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रिलीफ। अनुअर्कन में परिप्रेक्ष्य के नियमों का पालन किया जाता है। अनुअर्कन में परिप्रेक्ष्य के नियमों का पालन किया जाता है या नहीं? किया जाता है या नहीं? आपको हाँ या नहीं में लगाना है। हाँ, नहीं, कभी कभी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर बनेगा साथियों? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे आपका नहीं। संतुलन पैदा करता है। संतुलन क्या पैदा करता है? गतिशीलता, अस्थिरता, स्थिरता या कठोरता। तो देखिए वेरी मोस्ट है साथ ही। यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो इग्नोर नहीं करना है, बढ़िया से ध्यानपूर्वक नोट डाउन करके इन्हें लर्न करना है। तो 8 नंबर अब देखिए तो क्या हो जाएगा? संतुलन पैदा करता है तो स्थिरता। क्या पैदा करता है? स्थिरता। पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहा जाता है? पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए लगाए जाने घोल को क्या कहते हैं? वार्निश, थिनर, टर्पेंटाइन या फिक्सेटिव। पेस्टल रंग को धरातल पर अस्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं साथियों? तो फिक्सेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्सेटिव।
चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा कौन सा तेल प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से जो लीसा निकलता है उससे कौन सा तेल बनता है या मिलता है? अलसी का तेल, मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल या सरसों का तेल? तो कौन सा तेल बनेगा साथी यहाँ पे चारों में से? तो तारपीन का तेल बनता है। अगला है आपका, तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तैल रंग को मोम के साथ, किसके? मोम के साथ मिश्रित मिलाकर लगाने की क्रिया को क्या कहेंगे? एनाकास्टिंग, इम्पास्टो, प्लास्टिक या बटिक? तैल रंग हो और उसके साथ मोम मिश्रित कर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे साथियों? तो एनाकास्टिंग कहेंगे। तो मोम अकेला होता तो बटिक हो जाता, लेकिन तेल और मोम दोनों मिक्स करके लगाएंगे तो एनाकास्टिंग हो जाएगा। व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है? देखिए इसमें कितना क्वेश्चन आप लोगों का गलत होगा ना, सॉल्व कर रहे होंगे। तो व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती है? बुक कवर, विज्ञापन, पोस्टर, उपयुक्त तीनों? क्या राइट आंसर बनेगा यहाँ पे? व्यवहारिक कला। व्यवहारिक कला के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बुक कवर, विज्ञापन, पोस्टर, ये तीनों यहाँ पे आएंगे साथियों। तो उपयुक्त राइट आंसर घ आपका यहाँ पे हो जाएगा। एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहते हैं, जो एचिंग होता है उसमें प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? सिग्रोफिटो, इंटेलिगो, चिरस्कीरो या स्क्रेच? एचिंग में, तो एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहा जाएगा साथियों? बताइए, कमेंट करते रहिए हर प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पे इंटेलिगो हो जाएगा। फेबर ने जर्मनी में पेंसिल की कंपनी स्थापित की कब? 1960 में, 1961 में, 1982, सॉरी 1882 में या 1662 में या 1761 में? कब स्थापित किए थे साथी फेबर? फेबर जर्मनी में पेंसिल कंपनी स्थापित कब किए थे? तो 1761 में। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग कहलाता है। जो गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंग है उनका प्रयोग क्या कहलाता है? वाश, ग्वाश, कोलाज, उपरोक्त तीनों? गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग क्या कहलाता है? वाश, ग्वाश, कोलाज, उपरोक्त तीनों क्या कहलाए? ग्वाश कहलाता है। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाएगा? एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाता है? प्राइमिंग, आला प्राइमिंग, साइजिंग या हैचिंग? ना, तो एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना, एक ही चित्र उसको एक ही बार पेंट कर देना क्या कहलाएगा? तो आला प्राइमर कहलाता है। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी 1662 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में और 1902 ईस्वी में। तो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी साथियों? तो 1662 में। फ्रेंस्को की तकनीक कौन सी है? फ्रेंस्को की इसमें तकनीक ढूंढना कौन? फ्रेंस्को सेको है, फ्रेंस्को बोनो है, का था खा दोनों हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंस्को की जो तकनीक होती है साथियों क्या होती है? फ्रेंस्को सेको और फ्रेंस्को बोनो, ये दोनों होते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे गा हो जाएगा। फ्रेंस्को चित्र में धरातल पर प्लास्टिक की परत लगाई जाती है। फ्रेंस्को चित्र में धरातल प्लास्टर की परत लगाई जाती है 3, 4, 6 या 5? तो कितनी लगाई जाती है फ्रेंस्को चित्र में साथियों? तो 19 नंबर पर देखिए तो कितनी परत लगाई जाती है? तो यहाँ पे 3 परत क्या लगाया जाता है? 3 परत। राइट आंसर आपका का हो जाएगा। फ्रेंस्को चित्रण है, तो फ्रेंस्को चित्रण क्या है? जनरल चित्रण की विधा है, व्यक्ति चित्रण की विधा है, भित्ति चित्रण की विधा है या उपरोक्त में से सभी नहीं? सभी। तो क्या है फ्रेंस्को चित्रण क्या है? तो फ्रेंस्को चित्रण जो है साथियों, तो भित्ति चित्रण की विधा है। तो फ्रेंस्को चित्रण जो होता है भित्ति यानी दीवार पर किया जाता है। कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है। कांच से फ्रेम करा के किसे रखा जाता है? जल रंग, तैल रंग, क्रेयन पेस्टल, का तथा गा दोनों को? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? तो का तथा गा को दोनों को कांच से फ्रेमिंग करा के रखा जाता है। फ्रेंस्को सेको पर वार्निश की जाती है। फ्रेंस्को सेको पर वार्निश की जाती है डामर वार्निश, वैक्स वार्निश, कोपल वार्निश या उपरोक्त तीनों? तो फ्रेंस्को में क्या सा वार्निश किया जाएगा साथियों? फ्रेंस्को में वार्निश, यहाँ पे वैक्स वार्निश का प्रयोग किया जाता है। टूथ ब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना कहलाता है। टूथ ब्रश हो या हार्ड ब्रश हो, इनसे स्प्रे जब किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्पैटरिंग, स्टिपलिंग, टाइकिंग, डाई ब्रशिंग? तो क्या कहा जाता है साथियों? टूथ ब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना स्पैटरिंग कहलाता है।
एक्रिलिक रंगों के लिए उपयुक्त माध्यम है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, साथ में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, अपनी तैयारी को अच्छी ईमानदारी से आप कर रहे हैं। तो ग्लास, मैट, जेल, उपरोक्त में तो हर प्रश्नों का कमेंट आप करते रहिए और लास्ट में फाइनली स्कोर बताना है कि 77 में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो 24 का देखिए, तो यहाँ पे ग्लास, मैट, जेल, एक्रेलिक रंगों के लिए जो प्रयुक्त माध्यम होता है, तो ये तीनों हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, ग्लास भी होगा, मैट भी होगा, जेल भी होगा। तो राइट आंसर आपका घ बनेगा। यहाँ पे एक्रेलिक चित्रण प्रारंभ हुआ, एक्रेलिक चित्रण का प्रारंभ हुआ था लैटिन ग्रुप द्वारा, ग्रुप 43 द्वारा, प्रोग्रेसिव ग्रुप द्वारा, ग्रुप 1890 द्वारा। तो एक्रेलिक चित्रण का प्रारंभ हुआ साथियों। तो एक्रेलिक चित्रण का प्रारंभ कब हुआ, इसमें देखिए कमेंट करके बताइए। तो लैटिन ग्रुप के द्वारा। ग्राफिक की विधा नहीं है, क्या करा है, ग्राफिक की विधा नहीं है। एनग्रेविंग है, वुडकट है, एचिंग है या ब्लोन ब्लाट्स है। तो ग्राफिक की विधा इसमें से कौन सा नहीं है, वही आपको बताना है। देखिए कौन सा नहीं है यहाँ पे मित्रों, तो ब्लोन ब्लाट्स, ब्लोन ब्लाट्स जो है ये ग्राफिक की विधा नहीं है। संगीन ड्राइंग, संगीन ड्राइंग रेड चॉक प्रचलित होता है 18वीं शताब्दी से, 14वीं शताब्दी से, 12वीं शताब्दी से या 19वीं शताब्दी से। संगीन ड्राइंग, संगीन ड्राइंग का संबंध किससे हो जाएगा यहाँ पे, तो 14वीं शताब्दी से। टेम्पर में पायस प्रयुक्त होता है, टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है अंडा, गोंद, गिल्सेन, उपयुक्त सभी आवश्यकता। तो आपका रिवीजन क्लास चल रहा है साथियों ना, जो हम लोग एक बार डाटा पूरा पढ़ चुके हैं, सिलेबस पढ़ चुके हैं, उसी का फिर से रिवीजन हो रहा है। तो 28 का देखिए, तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है अंडा का, गोंद का, ग्लिसरीन का। तो ये सभी का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे घ बने, उपयुक्त सभी आवश्यकता अनुसार मिलाया जाता है। वास्तु चित्रण का आरंभ भारत में हुआ, जो वास्तु चित्रण है इसका आरंभ भारत में हुआ राजपूत शैली से, बंगाल स्कूल से, आधुनिक युग से या अजंता युग से। तो वास्तु चित्रण का आरंभ भारत में पूछ रहा है, तो कहाँ से हुआ था साथियों, कमेंट करिए। तो बंगाल स्कूल से। किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ा जाता है, कौन सा चित्र है जहाँ पे हाईलाइट, चित्रण में हाईलाइट न दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ा देते हैं। तैल रंग है, एक्रेलिक है, जल रंग है या टेम्परा है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो जल रंग। जल रंग होता है जहाँ पे हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को सादा छोड़ देते हैं, खाली। गोल किनारे वाली तौलिका कहलाती है राउंड, फिल्बर्ट, फ्लैट या उपरोक्त तीनों। तो गोल किनारे वाली तौलिका कहलाती है, तो क्या कहलाती है साथी यहाँ पे, राउंड, फ्लैट, उपयुक्त तीनों। तो क्या कहलाती है गोल किनारे वाली तौलिका, तो फिल्बर्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, फिल्बर्ट। तैल रंगों का आविष्कार किया, जो तैल रंग है इसका आविष्कार किया गया आइक बंधु ने, बैली बंधु ने, आडवाणी ने, उपरोक्त सभी। तो तैल रंग का जो माध्यम है किसके द्वारा किया जाता है इसका आविष्कार, तो आइक बंधुओं द्वारा। तैल चित्रण का माध्यम नहीं है, का जो तैल चित्रण है इसका माध्यम नहीं है, तो कौन सा देखिए, तारपीन, अलसी का तेल, प्लास्टिक इमेल या वार्निश। तो तैल चित्रण का माध्यम कौन सा इसमें से नहीं है, देखिए कमेंट करिए। तो प्लास्टिक इमेल से, जो प्लास्टिक इमेल से साथी ये तैल माध्यम में नहीं है, तो बाकी ये तीनों आते हैं। घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा एक घनाकृति के अंतर्गत नहीं है, देखिए नहीं है, ईंट है, डिब्बा है, पुस्तक है, सेब है ना। तो कौन सा घनाकृति के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं आता। तो जो नहीं आता यहाँ पे वो सेब है, सेब आपका जो है ये नहीं आता। तो सेब आपका इस तरह से बनेगा ना, लेकिन ये आपका जो ईंट है तो ये इनका जो आकार होगा इस तरह से। घन पुस्तक भी इसी प्रकार से, डिब्बा भी होगा जो गत्ता वाला तो इस प्रकार से होगा, तो इसलिए सेब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पॉल सैंडबर्ग किस चित्रण के पिता माने जाते हैं, पॉल सैंडबर्ग किस चित्रण के पिता माने जाते हैं, एक्रेलिक के, फ्रेंस्को के, जल रंग के, टेम्परा के। 35 का देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉल सैंडबर्ग किसके पिता माने जाते हैं, तो जल रंग जो चित्रण होता है इसके पिता पॉल सैंडबर्ग को माना जाता है। टेम्परा चित्रण किस धरातल पे किया जाता है मित्रों, जो टेम्परा चित्रण है ये किस धरातल पर बनाया जाता है, कैल्शियम ग्राउंड, इनेमल लगी धातु प्लेट पर, जिप्सम ग्राउंड पर या उपरोक्त सभी पर। टेम्परा चित्रण किस पे किया जाता है, तो किस पे किया जाता है साथी में, तो उपरोक्त सभी पर। तो तीनों होता है इस पर, टेम्परा तीनों बनाया जा सकता है। अच्छी पेंसिल के लिए कौन सी पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है, सिडार की, शीशम की, यूकेलिप्टस की या पीपल की।
तो किसका किया जाता है प्रयोग साथियों अच्छी पेंसिल के लिए? यहाँ पे जो सीडार की लकड़ी होती है तो ये सबसे अच्छी लकड़ी पेंसिल के लिए मानी जाती है। पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई जाती है? 15, 12, 10, 4। तो पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई जाती है साथियों पेंसिल की? तो 15 डिग्री। सिग्रोफेटो में जिस टूल से प्रथम अंकन खुरच कर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सिग्रोफेटो में जिस टूल से प्रथम अंकन खुरच कर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्पैटुलास, पेचकस, लो या स्टाइलस। तो क्या कहा जाता है साथियों? तो स्टाइलस कहा जाता है। मार्टर में उपस्थित तत्व हैं। मार्टर में उपस्थित तत्व क्या होगा? सैंड होगा, जल होगा, बाइंडर, लाइम, सीमेंट या दोनों होंगे, उपरोक्त सभी। मार्टर में उपस्थित तत्व क्या हो जाएंगे? तो उपयुक्त सभी जाएंगे। ये भी होगा, ये जल भी होगा, बाइंडर होगा, सैंड, सभी। तो राइट आंसर आपका घा हो जाएगा यहाँ पे मित्र। मोम लगाकर कपड़े रंगने की प्रविधि को क्या कहते हैं? मोम लगाकर कपड़े रंगने की प्रविधि को क्या कहेंगे? बाटिक, कोलाज, टाई एंड डाई, उपयुक्त तीनों। जिस कपड़े पर मोम लगा हो और फिर मोम लगा के चित्रकारी के इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं साथियों? तो बाटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाटिक। जावा निवासी इससे मोम लगाते हैं। जावा निवासी मोम किससे लगाते थे? स्पैटुला से, स्टाइलस से, स्कैपर से या टजाटिंग से। तो जावा निवासी मोम किससे लगाते थे? किससे लगाते थे? कमेंट करिए। तो टजाटिंग से। तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों जो क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न पूछे गए विगत परीक्षा प्रश्न पत्रों को उठा के आप देखेंगे। बाटिक में प्रयुक्त किया जाता है मोम, एक्रेलिक रंग, तैल रंग, उपरोक्त तीनों। तो यहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। बाटिक में प्रयुक्त किया जाता है तो क्या प्रयोग किया जाता है बाटिक में साथियों? क्या प्रयोग किया जाएगा? तो बाटिक में जो प्रयोग किया जाएगा वो मोम का प्रयोग किया जाता है बाटिक चित्र में। एक बार में एक ही रंग किया जाता है। एक बार में एक ही रंग किया जाता है बाटिक में, तैल रंग चित्रण में, एक्रेलिक चित्रण में या जल रंग चित्रण में। तो एक बार में एक ही रंग प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? तो ये बाटिक चित्रण में मोम का प्रयोग किया जाता है। मोम वाला अगर एक बार रंग लगा दिए तो जो मोम होता है वो परत मोटा तो उस पर फिर दूसरा रंग कोई चढ़ता नहीं है। ग्राफिक की तकनीक है। ग्राफिक की क्या तकनीक है? रिलीफ है, इंटेलिगो है, फ्लैट है, उपयुक्त तीनों। तो ग्राफिक की तकनीक क्या है साथ यहाँ पे देखिए क्या बनेगी ग्राफिक की तकनीक? तो यहाँ पे उपयुक्त तीन हो जाएंगे। रिलीफ भी है, फ्लैट भी है और इंटेलिगो है। तो यहाँ राइट आंसर आपका घा हो जाएगा। लिथोग्राफी की खोज की, जो लिथोग्राफी है इसकी खोज की आइजैक न्यूटन, रामन लियोनार्डो, अलायसेनफेल्डर या कोई नहीं। लिथोग्राफी की खोज किसने की थी साथी? इन चारों में से देखिए बताइए लिथोग्राफी की खोज करता कौन है? अलायसेनफेल्डर है। लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई थी? जो लिथोग्राफी खोज इसकी खोज कब हुई थी? 18वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में। तो लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई थी साथियों? किस शताब्दी में हुई थी? कमेंट करते रहिए। तो 18वीं शताब्दी में। एचिंग में प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को किस एसिड के घोल में रखा जाता है? है? तो एचिंग में प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को किस एसिड के घोल में रखा जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या है आपका उपरोक्त में से किसी नहीं। तो किस में रखा जाएगा साथियों? किस में रखा जाएगा ना? तो ये नाइट्रिक एसिड में रखा जाता है। एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? 2, 1, 1000 से ऊपर या लगभग 1000 या लगभग 1000। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? तो लगभग 1000 प्रिंट बनाए जा सकते हैं। बाटिक में क्रेक ज़्यादा लाने के लिए कौन सा वैक्स अधिक प्रयोग किया जाता है? बाटिक में क्रेक ज़्यादा लाने के लिए कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? प्यूनिफैक्स, बीज वैक्स, पैराफिन वैक्स या वर्जिन वैक्स। तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है साथियों बाटिक में क्रेक ज़्यादा लाने के लिए? तो पैराफिन जो वैक्स होता है इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज़ होना चाहिए। एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज़ कैसा होना चाहिए? किंचित नम, पूर्णतः गीला, पूर्णतः सूखा, उपरोक्त में कोई नहीं।
तो कैसा होना चाहिए साथियों कागज, एचिंग प्रिंटिंग के लिए कागज कैसा होना चाहिए, तो कागज जो है किंचित नम होना चाहिए। स्टूडियो से बाहर कार्य करने के लिए सबसे अधिक सुविधा माध्यम कौन सी है, स्टूडियो से बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक चीज़ क्या है, टेम्परा है, फ्रेस्को है, तैल रंग है या जल रंग है। स्टूडियो से बाहर कार्य करने के लिए कह रहा है, तो कौन सा माध्यम सबसे यहाँ अच्छा होगा, जो तैल रंग, सॉरी यहाँ पे जो जल रंग होगा ये सबसे अच्छा होता है। कौन सा रंग, तो जल रंग ना, यहाँ पे आप जल रंग लगाएंगे तो जल रंग जो होता है स्टूडियो से बाहर करने के लिए सबसे अच्छा होता है। चित्रण की विधि कहलाती है, जो चित्रण की विधि है वो क्या कहलाती है, तकनीक, माध्यम, पद्धति या साइजिंग। तो क्या कहलाती है चित्रण की विधि, तो चित्रण की जो विधि होगी इसमें से क्या कहलाएगी, तकनीक कहलाती है। गेरू का प्रयोग चित्रण हेतु हुआ है, जो गेरू होता है साथियों इसका प्रयोग किस चित्रण हेतु किया गया, आदिकाल में, पश्चात रेनेसां चित्र में, भारतीय रेनेसां काल में या उपरोक्त तीनों जगह। तो गेरू का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ हुआ था साथियों, जो आदिकालीन, जो आदि मानव संबंध द्वारा चित्र बनाए गए थे वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है गेरू का। फ्रेस्को में चित्रण किया गया है, फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है गीली भित्ति पर, किंचित नम भित्ति पर, सूखी भित्ति पर, उपरोक्त तीनों। फ्रेस्को में चित्रण कहाँ पे कैसे किया जाता है, तो कैसा भित्ति होना चाहिए फ्रेस्को के लिए साथियों, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो गीली भी होना चाहिए, सूखी भी होना चाहिए न, किंचित नम, तो ये तीनों हो जाएगा आपका। तो तीनों प्रकार के भित्ति आपका जरूरी है, तीनों पे किया जा सकता है। धातुओं के रंग बनाए गए हैं 14वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी। धातु के रंग, धातु के जो रंग बनाए किस शताब्दी में बनाए गए थे साथियों, धातु द्वारा जो रंग बनाए गए ये लगभग 18वीं शताब्दी में बनाए गए थे। भित्ति चित्रण की विधा नहीं है, कारक भित्ति चित्रण की विधि नहीं है, तो कौन सा है, फ्रेस्को है, फ्रेस्को सेको है, टेम्परा है या ब्रोकन कलर है। तो भित्ति चित्रण की विधि इसमें से कौन सी नहीं है, तो तीन तो है, फ्रेस्को भी है, फ्रेस्को सेको भी है, टेम्परा भी है, लेकिन जो नहीं है तो ब्रोकन कलर नहीं होता भित्ति चित्रण की विधि। भित्ति चित्रण की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार आरंभ होती है, जो भित्ति चित्रण की परंपरा है वो इतिहासकारों के अनुसार आरंभ होती है अजंता से, जोगीमारा से, बाकी गुफा से या राजपूत शैली से। तो भित्ति चित्रण की जो परंपरा स्टार्ट होती है कहाँ से होती है साथियों, सबसे पहले भित्ति चित्रकला छत्तीसगढ़ के कहाँ, सरगुजा से, छत्तीसगढ़ के सरगुजा से, ठीक, जोगीमारा गुफा से हो जाता है। यहाँ पे भित्ति चित्रण की विधा है, भित्ति चित्रण की विधा है कौन, टेम्परा है, फ्रेस्को है, सिग्रोफिटो, उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पे देखा जाए भित्ति चित्रण की जो विधा है साथियों तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे उपरोक्त तीनों सही है, फ्रेस्को भी होता है, टेम्परा भी होता है, सिग्रोफिटो होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे घ बनेगा तीनों। सिग्रोफिटो विकसित हुई है, सिग्रोफिटो विकसित हुई है भारत में, यूरोप में, चीन में या जापान में। तो सिग्रोफिटो, सिग्रोफिटो कहाँ से विकसित हुई थी साथियों, तो ये यूरोप से विकसित हुई थी। एक परत में कार्य किया जाता है, एक परत में कार्य किया जाता है तैल रंग में, पोस्टर रंग में, जल रंग में या एक्रेलिक रंग में। एक परत में काम, एक परत में काम किस में किया जाता है, जो पोस्टर रंग होते हैं उसमें एक परत में काम होता है, एक तरफ चित्र बनाया जाता है दूसरी तरफ सादा छोड़ दिया जाता है पोस्टर में, नहीं तो वो भद्दा हो जाएगा, पलट जाएगा तो उधर का भी फिगर खराब हो जाएगा। विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है, तैल रंग में, एक्रेलिक में, टेम्परा में, उपयुक्त तीनों। तो विभिन्न परतों में मतलब काम किया जा सकता है, तो इनमें से तैल में भी किया जा सकता है, टेम्परा में भी किया जा सकता है, एक्रेलिक रंग में। तो यहाँ पे राइट आंसर तीनों बनेगा। तो इस जो तीनों इनमें विभिन्न परतों में काम हो सकता है। वास्तु चित्रण का प्रारंभ भारत में किया, वास्तु चित्रण का प्रारंभ भारत में किसने किया, शारदा वकील ने, गगन नाथ ने, ए.एन. टैगोर ने या तीनों में से कोई नहीं। वास्तु चित्रण, वास्तु चित्रण का प्रयोग कहाँ से होता है सबसे पहले, तो बंगाल से। तो बंगाल में कौन करते थे, ए.एन. टैगोर यानी अवनीनाथ टैगोर, अवनी बाबू द्वारा। कागज को गीला करके किनारे पर गोंद पट्टी द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की क्रिया कहते हैं, साइजिंग करना, प्राइमिंग करना, वार्निश करना या माउंट करना। कागज को गीला करके किनारे पर गोंद पट्टी ड्राइंग बोर्ड चिपकाने से क्या होता है, तो क्या होता है उस क्रिया को कहते हैं तो माउंट करना कहते हैं, क्या कहते हैं, माउंट करना। जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तूलिकाएं हैं, जल रंग चित्रण के लिए कौन सी तूलिकाओं का प्रयोग होता है, ब्रिस्टल माप, माप, सेबल, तीनों में से कोई नहीं। तो जल रंग चित्रकारी के लिए किस, कौन सा एक तूलिका, तूलिका आप ब्रश से समझेंगे, कौन सा था जिसका वो बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है, अच्छा माना जाता है वह तूलिका, तो क्या है यहाँ पे,
जो सेबल एक पेड़ होता है उसकी जो ब्रश की तूलिका बनाई जाती है बहुत अच्छी होती है, मुलायम होती है साफ। जल रंग मिलते हैं ट्यूब में, टिकिया में, शीशी में, तीनों में। तो जल रंग किस किस चीज़ में मिलते हैं? तो ये तीनों में मिलते हैं, टिकिया में भी, ट्यूब में भी और शीशी में भी जल रंग मिलते हैं। कार्बनिक रंग होते हैं, तो कार्बनिक रंग कैसे होते हैं? साथ में रासायनिक तत्वों से निर्मित, बस जगह से निर्मित, वनस्पति जगह से निर्मित, उपयुक्त तीनों। तो क्या हो जाएंगे? कार्बनिक रंग। तो कार्बनिक रंग जो होते हैं ये उपयुक्त तीनों होते हैं। पारदर्शक नहीं है, क्या करा है? पारदर्शक तकनीक नहीं है। वाश है, अलाप्राइम है, स्पंजिंग है, स्क्रैम्बलिंग। तो पारदर्शक तकनीक इसमें से कौन नहीं है? तो पारदर्शी तकनीक इसमें से कौन है? तो स्क्रैम्बलिंग नहीं होता पारदर्शी तकनीक। चित्रण के समय अलसी का तेल और टारपाइन का अनुपात क्या होना चाहिए? जब चित्रण करते हैं तो अलसी का तेल और टारपाइन कितनी मात्रा में होना चाहिए, उसका अनुपात पूछा है। 50%, 50%, 20%, 20%, 80%, 30%, 70% या 40% से 60%। तो अनुपात कितना होना चाहिए साथियों? तो यहाँ पे 50-50 बराबर 50-50 दोनों होना चाहिए। तैल रंग चित्रण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तैल रंग चित्रण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो क्या? नाइफ, ईजल, अलसी का तेल, जल। कारक जब तेल रंग से चित्रकारी करें तो उसमें किस चीज़ का प्रयोग इन चारों में से नहीं होता है? तो किसका प्रयोग नहीं होगा साथियों तेल रंग चित्रण में? न अलसी का तेल होगा, नाइफ होगा, ईजल होगा, लेकिन यहाँ पे जल रंग का प्रयोग तेल में नहीं होना चाहिए। तैल चित्रण की प्रविधि नहीं है। तैल चित्रण की प्रविधि नहीं है स्क्रैम्बलिंग, डाई ब्रशिंग, ब्रोकन कलर या वाश। तो तैल चित्र कैसे बना है? तो तैल जब तैल रंग बन रहा है, तैल रंग में चित्र बना है, तो यहाँ वाश का कोई मतलब नहीं होता है। हाईलाइट हेतु कागज का श्वेत रखा जाता है टेम्परा में, तैल चित्रण में, फ्रेस्को में, जल रंग में। हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत कहाँ छोड़ा जाता है? किस में? टेम्परा में, फ्रेस्को में, जल रंग में या तैल रंग चित्र में। तो कहाँ छोड़ा जाएगा साथियों श्वेत कागज सफ़ेद खाली? तो जल रंग चित्र में, ताकि हाईलाइट दिखाया जा सके। भारी तथा मोटे मोटे रंगों को स्पैटुला या नाइफ से लगाना कहलाता है। सपाट धुलाई, स्क्रैम्बलिंग, इम्पास्टो या इना कास्टिंग। 73 का देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा 73 का? तो यहाँ पे बनेगा आपका इम्पास्टो। बिना तुलके की सहायता से कौन सा रंग किए जाते हैं? बिना तुलिका की सहायता से कौन सा रंग? तैल रंग होता है, पेस्टल रंग होता है, जल रंग होता है, टेम्परा रंग। तुलिका बिना ब्रश से इसमें कौन सा जिसको हम रंग कर सकते हैं बिना उसमें ब्रश का प्रयोग ना करें? तो कौन सा चित्र होता है साथ? पेस्टल रंग में हम बिना ब्रश से तुलिका से चित्र बना सकते हैं। यंत्रों से किए जाने वाले रेखांकन को क्या कहेंगे? स्मित रेखांकन, प्रतीकात्मक रेखांकन, प्राकृतिक रेखांकन या यांत्रिक रेखांकन। यंत्रों से किए जाने वाले रेखांकन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो यांत्रिक रेखांकन कहा जाता है। भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने तालों में बांटा गया है? मानव शरीर को 5 ताल में, 9 ताल में, 16 ताल में या 18 ताल में। तो भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने तालों में बांटा गया है साथियों? तो 9 ताल में यहाँ पे बांटा जाएगा। न तो जो उत्तम पुरुष होते हैं 9 ताल में, सामान्य मानव जो होंगे उन्हें 8 ताल में, बालक को 5 ताल में, बालक को न, और क्या होता है? और क्या है? 18 ताल में क्या होता है? राक्षस को 16 ताल में, राक्षस होता है 16 ताल में। तो इस तरह से ऐसे सब ताल में बांटे गए। तो यहाँ पे आपका मानव शरीर पूछा है तो 9 ताल हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला है कुमार का जो 8 ताल होता है ना, वसली है ना, वसली है चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल, तकनीक, माध्यम, पद्धति। वसली क्या है? तो वसली देखिए 77 के देखिए, तो वसली जो होता है आपका ये चित्रण के लिए उपयुक्त एक धरातल होता है वसली। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग को अच्छे लगे होंगे, वीडियो भी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, ना दोस्तों के पास शेयर करिए, और जो नए दोस्त मित्र हैं चैनल को जरूर से जरूर वो सब्सक्राइब कर ले जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं साथियों। तो इसी तरीके से बने रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।